लास्ट क्लास के अंदर जो है हम अपना ओरेकल एसक्यूएल का वॉल्यूम 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है दो वॉल्यूम्स यानी एक बुक के दो पार्ट्स इन्होंने किए हुए हैं, तो हम पहला पार्ट जो है बुक का वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड अब यहाँ पर ये है ओरेकल एसक्यूएल का वॉल्यूम 2। तो अब हम इसको आज की क्लास करना शुरू करेंगे। देखो ये बुक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 8 जो है हम वॉल्यूम जो है 1 के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर नंबर 9 से अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है इस चैप्टर का नाम मैनिपुलेशन डेटा, यानी डेटा के अंदर चेंजेस करना। तो अब ये क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, और डीडीएल क्या होता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अपने डेटाबेस वाले सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ये हमारे पास टॉपिक है तो इसको समझना यहाँ पर जरूरी है। अगर उसमें नहीं समझ में आया आपके यानी डेटाबेस वाले सब्जेक्ट में, तो फिर इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा किसी हद तक। तो होपफुली यहाँ पर आपको ये चीजें दोबारा क्लियर हो जाएंगी। तो इस सब्जेक्ट के अंदर अभी हमने डिफरेंट चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले हम इंसर्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अपडेट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, डिलीट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ट्रंकेट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, और डिफरेंट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है या डीसीएल मतलब वो है हमारे पास क्यूरीज, उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करती हैं। फिलहाल के लिए डीएमएल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अ डीएमएल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब डीएमएल स्टेटमेंट के अंदर होता क्या क्या है। या तो आप अपने टेबल के अंदर एक नई रो को ऐड करें, यानी इंसर्ट की क्यूरी को आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपके पास डीएमएल स्टेटमेंट कहलाएगी। किसी क्यूरी को आप अपडेट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रोज इन अ टेबल, तो वो भी आपके पास डीएमएल स्टेटमेंट होती है। या आप डिलीट की क्यूरी रन कर रहे हैं, यानी अपने टेबल में से किसी पर्टिकुलर रोज को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी और डिलीट की क्यूरी आपके पास जो है ये कहलाती है डीएमएल स्टेटमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स। यानी डेटा को आप इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, या तो आप डेटा को ऐड कर रहे हैं, या आप डेटा को मॉडिफाई या अपडेट कर रहे हैं, या आप डेटा को डिलीट कर रहे हैं। तो ये आपके पास कहलाती हैं डीएमएल स्टेटमेंट्स या डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स। तो इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी और डिलीट की क्यूरी आपके पास कहलाती है डीएमएल स्टेटमेंट। से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको डीएमएल, डीसीएल और डीडीएल के अंदर फर्क समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है डीएमएल के अंदर, वो इंसर्ट करवाने की आती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डिपार्टमेंट का टेबल यहाँ पर बना हुआ है, इसके अंदर टोटल 8 रोज इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। और ये 8 रोज का आपके पास डेटा आ रहा है। आपके पास एक नई रो आप ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 70 होगी, पब्लिक रिलेशंस उसका नाम होगा, उसकी मैनेजर आईडी 100 होगी और उसकी लोकेशन आईडी 1700 होगी। ये एक नई रो है जो आप डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट की क्यूरी रन करनी होगी। जैसे सिलेक्ट की क्यूरी को जब हम रन करते हैं तो डेटाबेस पे जो टेबल के अंदर डेटा मौजूद होता है उसको हम फैच करके ला रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक नई रो को इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तब आप इंसर्ट की क्यूरी को यहाँ पर रन करते हैं। देखें ये वाली नई रो है, जब आपने इंसर्ट की क्यूरी रन की तो ये अब 8 रोज की जगह एक नई रोज के अंदर ऐड होने के बाद ये अब 9 रोज का टेबल हो जाएगा। पहले इसमें 8 रोज मौजूद थी, इंसर्ट की क्यूरी परफॉर्म होने के बाद अब ये 9 रोज का कॉलम आपके पास, 9 रोज का टेबल जो है आपके पास ये बन जाएगा। अब इंसर्ट की क्वेरी को रन किस तरह करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है इसको समझ लें। ये इंसर्ट की क्वेरी को चलाने का या उसको लिखने का तरीका है हमारे पास कि किस तरीके से हम इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं। तो इंसर्ट की क्वेरी लिखने के लिए आपके पास एक जैसे सिलेक्ट की क्वेरी को रन करने के लिए हम सिलेक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से किसी भी टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट इनटू का जो है इंसर्ट इनटू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद हमारे टेबल का नाम, जो भी हम जिस टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस टेबल का नाम लिखेंगे। फिर हम
उन तमाम कॉलम्स के नेम लिखेंगे यहाँ पर एक एक करके, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, जितने भी कॉलम्स के अंदर हम डेटा ऐड करवाना चाह रहे हैं वो। इसके बाद फिर हम एक वैल्यूज का कीवर्ड यहाँ पर लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो जो कॉलम्स हमने ऊपर डिफाइन किए हैं उन तमाम कॉलम्स के अंदर जो हम डेटा सेव करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, यहाँ पर हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉमा लगाकर जॉब आईडी, कॉमा लगाकर सैलरी। मिसाल है 4 हमने कॉलम जिस पे लिखे हैं। फिर हम वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यूज का कीवर्ड। फिर ब्रैकेट के अंदर जितने कॉलम्स हमने ऊपर स्पेसिफाई किए हैं उतनी ही वैल्यूज हमें यहाँ पर एक्सप्लेन यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। जैसे एम्प्लॉय आईडी 13, फिर एम्प्लॉय का नेम हमने कोई भी दे दिया ABCD, फिर कॉमा लगाकर एम्प्लॉय की जो जॉब आईडी है, यानी फॉर एग्जांपल 100 उसकी जॉब आईडी है, और कॉमा लगाकर फिर उसकी सैलरी, यानी जो भी हम उसकी सैलरी यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम ये क्यूरी रन करेंगे तो वो जो नया रिकॉर्ड है वो हमारे पास एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंसर्ट की क्वेरी को लिखते हैं। इसकी एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूँ, ये सिर्फ आपके पास सिंटैक्स है कि इंसर्ट की क्वेरी को किस तरीके से लिखा जाता है। इंसर्ट की क्वेरी को लिखने के लिए हमारे पास जो क्वेरी है वो इंसर्ट इनटू के नाम से है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो है डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर एक नई रो को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यानी इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, ब्रैकेट्स लगाकर जो जो कॉलम ये ऐड करना चाह रहे हैं, यानी जिन जिन कॉलम्स का डेटा ये ऐड करना चाह रहे हैं वो कॉलम्स के नेम इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी, यानी 4 कॉलम्स का नेम इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किए। उसके बाद वैल्यूज का कीवर्ड लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर इन चारों कॉलम्स के लिए जो जो डेटा इनको चाहिए वो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है। यानी ये 70 जो प्रोवाइड किया है ये जाएगा हमारे पहले कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, पब्लिक रिलेशन जो है डिपार्टमेंट नेम के अंदर जाएगा, 100 जो है मैनेजर आईडी, और 1700 उसकी लोकेशन आईडी। तो जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला जो नया रिकॉर्ड हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया है ये हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर ऐड हो चुका होगा। ये चीज आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि जितने कॉलम्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उतनी ही वैल्यूज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर डेटा टाइप का भी आपको ख्याल रखना होगा। मिसाल ले लें कि डिपार्टमेंट आईडी जो है, आपने जब डेटाबेस का टेबल बनाया था तो उसके अंदर आपने इसकी जो है डेटा टाइप इंटीजर रखी थी, और आप यहाँ पर इसको डबल कोटेशन के अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एरर रेज कर दिया जाएगा कि ये जो है टाइप मिसमैच एरर आपके पास आएगा कि डिपार्टमेंट आईडी जो है इंटीजर टाइप की है और आप जो इसको वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप स्ट्रिंग टाइप के प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि जितने कॉलम्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उतने ही कॉलम्स सेम सीक्वेंस में हो। यानी डिपार्टमेंट आईडी अगर आपने पहले लिखा है तो पहले आप डिपार्टमेंट आईडी का ही डेटा देंगे, डिपार्टमेंट नेम आपने सेकंड लिखा है तो डिपार्टमेंट नेम भी आप सेकंड देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर जॉब आईडी का, मैनेजर आईडी का डेटा डाल दें और तीसरे नंबर पर आप डिपार्टमेंट नेम डाल दें, तब भी आपको एरर आएगा, क्योंकि मैनेजर आईडी जो है आपके पास ये एक इंटीजर टाइप की होगी और डिपार्टमेंट नेम आपके पास स्ट्रिंग टाइप का होगा। जब आप इनको रिवर्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास टाइप मिसमैच का एरर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक नई रो को इंसर्ट करते हैं। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ डेटाबेस के ऊपर काम किया ही होगा और कुछ ना कुछ इंसर्ट अपडेट डिलीट वाली जो फंक्शनैलिटी है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक दो क्यूरीज आप रन करके ऑलरेडी देख चुके होंगे पहले ही। तो इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इम्प्लिसिट मेथड ओमिट द कॉलम फ्रॉम कॉलम लिस्ट। यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर जब आप ब्रैकेट के अंदर अपने कॉलम नेम्स को यहाँ पर डिफाइन करते हैं और फिर उतनी ही वैल्यूज को आपने नीचे यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपने कॉलम नेम को यहाँ पर प्रोवाइड करें ही ना, बल्कि डायरेक्टली उसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर दें। इस केस में आपको क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल मौजूद है
वो किस सीक्वेंस के अंदर बना हुआ है आपके पास, और पहले उसके अंदर कौन सा कॉलम आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन सा कॉलम आ रहा है, तीसरे पे कौन सा कॉलम आ रहा है, और चौथे पे कौन सा कॉलम आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम किस जगह पर आ रहे हैं। और अगर जैसे मिसाल ले लें, ये वाली क्यूरी इन्होंने रन की है, ये बिल्कुल जो अभी प्रीवियसली हमने क्यूरी देखी है उसी तरीके से रन हो रही है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, यानी डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया जा रहा है। इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ये सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम्स के अंदर डेटा को ऐड करना चाह रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो इन्होंने जॉब मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी का डेटा प्रोवाइड नहीं किया, यानी इन्होंने यहाँ पर सिर्फ दो कॉलम्स लिखे हैं। तो वैल्यूज के अंदर भी फिर इन्होंने यहाँ पर दो ही कॉलम्स का डेटा प्रोवाइड किया, यानी 30 डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम उसका इन्होंने रखा है परचेजिंग। यहाँ पर इन्होंने मैनेजर आईडी और जो है उसको यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया। तो जब जितने कॉलम नेम आपने यहाँ पर मेंशन किए हैं उतनी ही वैल्यूज आपने प्रोवाइड कर दी। अब बकाया जितने भी कॉलम्स इस डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद होंगे उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो नल ऐड कर देगा, यानी मैनेजर आईडी की जगह पर भी वो नल ऐड कर देगा और लोकेशन आईडी की जगह पर भी वो ऑटोमेटिकली नल ऐड कर देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम इस तरीके से अपने कॉलम के जो नेम्स हैं उनको स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, अपने टाइम बचाने के लिए या क्वेरी को थोड़ा छोटा दिखाने के लिए, अगर हम कॉलम नेम्स को यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं, तब आपको क्या होगा कि जितने भी डेटाबेस के टेबल के अंदर कॉलम्स हैं उन तमाम कॉलम्स को यहाँ पर मेंशन करना होगा, यानी उन तमाम कॉलम्स की जो जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी उनको यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो जैसे 100 आपने दिया है, तो ये यहाँ पर तो स्पेसिफाई हमने किया ही नहीं है ना कि 100 किस कॉलम में जाएगा। तो ये डेटाबेस के जो भी टेबल हमने बनाया है उसकी जो डिफॉल्ट हमारे पास सेटिंग है, यानी डिफॉल्ट जो सीक्वेंस है, यानी डिपार्टमेंट आईडी पहले, तो ये जो 100 है ये ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम में जाएगा। फाइनेंस जो है आपके पास ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम में जाएगा। इसके बाद फिर अगर आप मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी को प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर नल प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज फिर ये आपको एरर रेज करेगा कि बाकी के डेटा के अंदर ये आपको क्या मतलब चीज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने नल दोनों में प्रोवाइड कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये मैनेजर आईडी जो है नल और लोकेशन आईडी ऑटोमेटिकली उसकी नल हो जाएगी। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कॉलम के नेम्स को मेंशन कर सकते हैं अपनी क्यूरी को रन करने के लिए, या फिर आप कॉलम के नेम्स को अगर मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आपको टेबल का जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए और किस मतलब कॉलम की क्या हमारे पास जो है डेटा टाइप है वो आपको पता होना चाहिए, और इस हिसाब से आप डायरेक्टली अपनी क्यूरी को रन कर सकते हैं। वैसे जो ऑफिशियल तरीका है और जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो यही होती है कि हम कॉलम के नेम्स को जो है मेंशन करें, ताकि आपके अलावा फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर काम कर रहे हैं और आपने एक कोई भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और वह लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल मंथ तक आपके पास चलेगा, तो फिर अगर आप इस तरीके से अगर अपनी क्यूरीज को लिखते हैं तो कोई नया आने वाला बंदा आपके पास अगर सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसको समझने में थोड़ा सा आसानी रहती है। और अगर आप भी अगर 5-6 महीने बाद सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम दोबारा से शुरू करेंगे तो आपको अपने कोड की हुई चीज को समझने में आसानी होगी। अगर ये चीजें आपने मेंशन नहीं की हैं तो ऑब्वियसली जब बंदा मल्टीपल चीजों के ऊपर काम कर रहा होता है तो वो इतने छोटी छोटी कोड्स को जो है ऑटोमेटिकली भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि हमारे डिपार्टमेंट के टेबल में कौन कौन सी कॉलम्स थे। तो एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप अपनी क्यूरी को जो है कंप्लीट लिख कर चलें, लेकिन हमारे पास ये वाला जो मेथड है ये भी हमारे पास मौजूद है, आप चाहें तो ये वाला भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारी इंसर्ट की क्वेरी हो गई है। अच्छा, उसके अलावा फिर बस फिर ये फंक्शंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इनके ऊपर अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये टू डेट का फंक्शन हम डिटेल से ऑलरेडी देख चुके हैं अपने टू डेट वाले फंक्शन जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको भले स्किप करें। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किस तरीके से हम फॉर्म के इस तरीके से ये फॉर्म आपके पास खुल जाता है, उसके अंदर डेटा हम मैनुअली ऐड करवा रहे हैं अपने यूजर से, तो ये एम्परसेंड का सिंबल लगाते हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इसको स्किप करते हैं।
आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है, कॉपीइंग रोज फ्रॉम एन अदर टेबल। अब देखें, एक टेबल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, उस टेबल का डेटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपने किसी और टेबल के अंदर, ठीक है। एक टेबल का हमारे पास बना हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी डेटा मौजूद है, उसके डेटा को हम कॉपी करके दूसरे टेबल के अंदर जो है पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, उसके लिए भी हमें इंसर्ट की ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इंसर्ट की स्टेटमेंट को हम एक सब क्यूरी के साथ जो है रन करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू सेल्स रेप। अब ये वाला जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल के अंदर हम डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, और इस टेबल के अंदर हम कौन कौन से कॉलम में डेटा ऐड करना चाह रहे हैं वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आईडी, नेम, सैलरी और कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी, इन 4 कॉलम्स के अंदर हम डेटा कॉपी करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप अपनी सब क्यूरी लिखेंगे। सब क्यूरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक क्यूरी के अंदर हम दूसरी क्यूरी लिखते हैं, उसको हम सब क्यूरी कहते हैं। तो यहाँ पर फिर सब क्यूरी स्टार्ट हुई है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, सैलरी और कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब आईडी लाइक, और ये हमने एक अपना वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यहाँ पर लगाकर इसको बता दिया कि जिन एम्प्लॉयज की जॉब आईडी जो है ये वाली हो, उनका ये 4 कॉलम्स का डेटा कॉपी हो, और वो डेटा कॉपी होने के बाद हमारे इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हम ये कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद है, जिसके अंदर ये वाली जॉब आईडी है, जिन एम्प्लॉयज की ये वाली जॉब आईडी है, उनके डेटा को हम कॉपी करके इस वाले टेबल के अंदर, जो सेल्स रेप्स का टेबल हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर हम पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इंसर्ट की कमांड लिखी। इंसर्ट की कमांड के बाद हमने यहाँ पर एक सब क्यूरी लिखी, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयज के टेबल के डेटा को सिलेक्ट किया। जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो पहले, ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम सब क्यूरी लिखते हैं तो पहले सब क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। तो पहले सब क्यूरी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। सब क्यूरी का जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास उस वाले टेबल के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, सब क्यूरी से हमें 4 रोज का डेटा यहाँ पर मिला था, यानी 4 ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनकी जॉब आईडी ये वाली थी। तो इन चारों एम्प्लॉयज का डेटा हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर टेबल के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें मेंशन की हैं कि यहाँ पर आपको दिमाग में रखना होगा। जब हम नॉर्मल इंसर्ट इनटू की कमांड चलाते हैं तो उसके साथ हमें वैल्यूज का क्लॉज जो है इस्तेमाल करना होता है, वैल्यूज का कीवर्ड। तो जब हम सब क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल के डेटा में दूसरे टेबल में कॉपी करने के लिए, तो उस वक्त जो है हम वैल्यूज क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक चीज आपने दिमाग में रखनी होगी कि जो भी कॉलम्स, जितने कॉलम्स आपने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं वो दूसरे टेबल के कॉलम्स के साथ मैच होने चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आएगा। यानी अगर आपने यहाँ पर 4 कॉलम्स दिए हैं तो दूसरे क्यूरी के अंदर भी आपके पास 4 कॉलम्स ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। बस ये 2 चीजें आप यहाँ पर दिमाग में रखनी है कि आप वैल्यूज का कीवर्ड यहाँ नहीं लिखेंगे, और आपके कॉलम्स के जो भी जितने कॉलम्स एक क्यूरी में है वो मैच होने चाहिए दूसरे कॉलम्स के दूसरे टेबल के कॉलम्स के साथ। तो होपफुली ये इंसर्ट की क्यूरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंसर्ट किस तरह किया जाता है एक टेबल के अंदर, और अगर हम एक टेबल से कॉपी कर रहे हैं डेटा दूसरे टेबल के अंदर तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपडेट की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं कि अगर हमारे पास एक डेटा ऑलरेडी मौजूद है और हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अपडेट हम किस तरह करेंगे। देखें, इंसर्ट तो ये होता है कि डेटा था ही नहीं और हमने नए सिरे से डेटा को इंसर्ट किया है। अपडेट के अंदर क्या होता है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम उसके अंदर चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय का नेम चेंज करना चाह रहे हैं या उसकी जॉब आईडी को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट करने के लिए आपके पास क्या होता है कि एम्प्लॉयज का टेबल है, अपडेट रोज एंड एम्प्लॉयज टेबल। तो जैसे यहाँ पर ये 60 60 60, इन तीनों की जो एम्प्लॉय आईडी है वो 60 है, और यहाँ पर हमने अपडेट करने के बाद इनकी एम्प्लॉय आईडी जो सॉरी इनकी डिपार्टमेंट आईडी 60 थी, अपडेट करके हमने इनकी डिपार्टमेंट आईडी 80 कर दी। तो ये होता है अपडेट का काम कि एक डेटा ऑलरेडी मौजूद है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो अपडेट की क्यूरी को रन करने के लिए जो उसका सिंटैक्स है वो भी यहाँ पर आप समझ लेते हैं
कि अपडेट का जो सिंटैक्स है वो ये है कि पहले हम लिखते हैं अपडेट का कीवर्ड, उसके बाद जिस टेबल को हम अपडेट करना चाह रहे हैं उस टेबल का नाम, उसके बाद सेट का कीवर्ड, और उसके बाद कॉलम, जिस कॉलम की वैल्यू, जिस कॉलम को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, उसके बाद इक्वल टू, और इस कॉलम के अंदर जो हम नई वैल्यू डालना चाह रहे हैं उस वो पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरा कॉलम इक्वल टू उसकी वैल्यू, कॉमा लगाकर तीसरा कॉलम इक्वल टू उसकी वैल्यू। इस तरीके से ये चलता जाएगा जब जितने कॉलम्स हमें यहाँ पर अपडेट करने हैं। और आखिर के अंदर यहाँ पर एक वेयर कंडीशन हम देते हैं। ये वेयर कंडीशन देना लाजमी है, अगर आप ये नहीं देते हैं तो फिर मैं दिखाता हूँ कि अभी नीचे एग्जांपल में दिखाता हूँ कि अगर वेयर कंडीशन हम नहीं देते हैं तो क्या होगा आपके पास, आपके टेबल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स है, इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से काम करता है। अब देखें यहाँ पर आपने क्यूरी लिखी अपडेट एम्प्लॉयज, यानी अपडेट, और जिस टेबल को आपने अपडेट करना है उस टेबल का नाम अपडेट एम्प्लॉयज, सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 50। आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज के टेबल को अपडेट करो, डिपार्टमेंट आईडी जो है 50 कर दो, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 113। आप ये कह रहे हैं कि जिस एम्प्लॉय की आईडी 113 है उस बंदे की डिपार्टमेंट आईडी को कर दो 50, यानी इसकी, इस बंदे की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो कुछ भी हो, भले वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 200 हो, 100 हो, उसको हम चेंज करके 50 यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब हमने क्यूरी लिखी अपडेट एम्प्लॉयज सेट, ये हमारे कॉलम का नेम है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 50, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 113। हमने कहा कि जिस एम्प्लॉय की आईडी 113 है उसकी डिपार्टमेंट आईडी 50 कर दो। तो ये क्यूरी जब रन होगी तो ये इसको सर्च करेगा इस पर्टिकुलर आईडी वाले बंदे को, और इसकी डिपार्टमेंट आईडी है 50 करके उसके रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। तो ये तो हो गई हमारे पास एक नॉर्मल अपडेट की क्यूरी किस तरीके से रन होती है, ये एग्जांपल उसकी हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वेयर के क्लॉज को अगर हम इस्तेमाल नहीं करते, जैसे यहाँ पर तो हमने वेयर के क्लॉज को इस्तेमाल किया है, अगर हम यहाँ पर वेयर के क्लॉज को इस्तेमाल नहीं करते हैं तब हमारे पास क्या रिजल्ट होगा। देखें यहाँ पर लिखा है अपडेट कॉपी अंडरस्कोर ईएमपी, यानी अपडेट टेबल नेम सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 110। हम कह रहे हैं कि अपडेट करो इस टेबल को और डिपार्टमेंट आईडी चेंज कर दो 110। अब यहाँ पर कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं की गई है। जब हम कोई भी कंडीशन अपडेट की क्यूरी के अंदर प्रोवाइड नहीं करते हैं तब क्या होता है कि इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज इस टेबल के अंदर मौजूद होंगी उन तमाम की तमाम रोज के डेटा को अपडेट कर दिया जाएगा। यानी इस टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल 22 रोज थी, तो आप देख सकते हैं कि 22 रोज अपडेटेड का एक मैसेज जो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास मैसेज आएगा 22 रोज अपडेटेड, यानी ये 22 की 22 रोज के अंदर डिपार्टमेंट आईडी को 110 आपके पास करके दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई वेयर कंडीशन नहीं दी है। तो अपडेट की केस के अंदर आपको ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर एहतियात के साथ इसको रन करना होगा। वेयर की जो कंडीशन है वो लाजमी आपको प्रोवाइड करनी होगी, अदरवाइज आपके पूरे के पूरे टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो सकता है, पूरा का पूरा टेबल का डेटा जो है आपके पास जाया हो सकता है अगर आपने सही से अपने वेयर के क्लॉज के अंदर जो कंडीशन है वो प्रोवाइड नहीं की है। तो क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी डेटा को अपडेट करना चाह रहे होते हैं ना, तो या तो हम एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होते हैं या ज्यादा से ज्यादा हम एक पर्टिकुलर कंडीशन की बेस के ऊपर अपने मतलब टेबल के डेटा को अपडेट कर रहे होते हैं। हम नहीं चाह रहे होते कि कंप्लीट पूरे के पूरे टेबल का जो डेटा है वो एकदम अपडेट होकर हमारे पास आ जाए। ऐसे भी केस हो सकते हैं, अगर ऐसा केस है कि आप पूरे टेबल के डेटा को ही अपडेट करना चाह रहे हैं तब तो ठीक है कि आप यहाँ पर वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे, लेकिन 99% केसेस के अंदर हमारे पास यही होता है कि हम किसी एक कंडीशन की बेस के ऊपर अपने डेटाबेस के टेबल को जो है अपडेट करना चाह रहे होते हैं, तो वेयर की कंडीशन लगाना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सब क्यूरी की मदद से मतलब रन कर रहे हैं तो ये भी सेम चीज ही है, बस ये क्या है कि आपके पास दो कॉलम्स को यहाँ पर अपडेट करना चाह रहे हैं। देखें अपडेट
एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हम अपडेट करना चाह रहे हैं। हम इसको कह रहे हैं सेट कर दो जॉब आईडी, यानी किसी एक एम्प्लॉय की जॉब आईडी को हम चेंज करना चाह रहे हैं। उसकी जॉब आईडी अब हम कौन सी रखना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एक सब क्यूरी रन की है। हमने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 205, यानी हम कह रहे हैं कि 205 वाले बंदे की जो भी जॉब आईडी है वो इस जो हम अपडेट करना चाह रहे हैं वो इस वाली जॉब आईडी को भी मिल जाए। तो ये क्यूरी जब रन होगी तो यहाँ से इसको कोई ना कोई जॉब आईडी मिलेगी, वो जॉब आईडी हम असाइन करेंगे अपने अपडेट होने वाले रिकॉर्ड के अंदर। सिमिलरली हम सैलरी को भी अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा सैलरी इज इक्वल टू सिलेक्ट, फिर सब क्यूरी लिखी यहाँ पर सिलेक्ट सब क्यूरी सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 205, यानी ये 205 वाले एम्प्लॉय की जो भी सैलरी होगी वो इसको यहाँ पर लाकर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हमने वेयर की कंडीशन लगाई, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 13, तो एम्प्लॉय आईडी 113 की जॉब आईडी और सैलरी को हम अपडेट कर रहे हैं, और उनको अपडेट करने के लिए हमने यहाँ पर दो डिफरेंट सब क्यूरीज को एग्जीक्यूट किया है। तो होपफुली अगर आपको सब क्यूरी का काम समझ में आ चुका है तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये क्यूरी किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। आगे की तरफ चलते हैं। फिर अब ये किसी और टेबल, बस ये भी सेम हमारे पास सब क्यूरी वाली ही एग्जांपल है, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा डिटेल से। तो मैं अब यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर अब हमारे पास है रिमूविंग रोज फ्रॉम अ टेबल। अब यहाँ पर हमने इंसर्ट करना सीखा टेबल के अंदर, यहाँ पर हमने अपडेट करना सीखा। अब डेटा को रिमूव किस तरह करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे टेबल में से। तो इसका जो सिंटैक्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट के टेबल में 8 रोज है। आप 8वें वाली रोज ये जो जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 190 है उसको यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम डिलीट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो डिलीट की स्टेटमेंट को लिखने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सी आपके ये क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम टेबल। आपने ये लिखना होता है डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का यहाँ पर आपने नाम प्रोवाइड करना है और यहाँ पर आपने कंडीशन प्रोवाइड करनी है कि किस कंडीशन की बेस के ऊपर आप अपने टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे मिसाल है डिपार्टमेंट के डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, हम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के टेबल में से डेटा को रिमूव करो वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फाइनेंस। हम ये कह रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट का नेम जो है फाइनेंस है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट्स के टेबल में से रिमूव कर दो। तो जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास एक रो जो है वो डिलीट हो चुकी होगी। यहाँ पर भी एक चीज बहुत ज्यादा आपको दिमाग में रखनी होगी कि अगर अपडेट की तरह ही अगर आपने यहाँ पर वेयर को प्रोवाइड नहीं किया, आपने यहाँ पर डायरेक्टली क्यूरी लिख दी डिलीट फ्रॉम और टेबल का नेम, यानी आप कॉपी अंडरस्कोर एम्प्लॉयज में से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं और आपने कोई वेयर की कंडीशन में कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, तो क्या होगा, इस टेबल के अंदर मौजूद तमाम का तमाम डेटा जो है रिमूव कर दिया जाएगा। उसके अंदर फिर टेबल बिल्कुल खाली हो जाएगा, टेबल में कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं टेबल के डेटा को पूरा तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं तब आप ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब किसी एक कंडीशन की बेस के ऊपर डेटा को रिमूव करना चाह रहे हैं तब आपको यहाँ पर वेयर की कंडीशन प्रोवाइड करना जरूरी है। अक्सर करके क्या होता है कि हम गलती से जल्दी के अंदर ये वाली क्यूरी लिख देते हैं, हालांकि हम एक वेयर की बेस के वेयर कंडीशन की बेस के ऊपर अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं। तब क्या होता है कि हमारे जो डेटाबेस के टेबल के अंदर जितना भी डेटा मौजूद होता है वो ये क्यूरी रन होने के बाद पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है और हमारे पास डेटा बचता ही नहीं है। फिर इस तरीके से काफी ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि अपडेट की केस के अंदर और डिलीट करने की केस के अंदर आपका जो डेट मतलब उस वक्त जो है वेयर की कंडीशन लगाना लाजमी है। अगर आप वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो जो क्यूरी चलेगी उसका इफेक्ट जो है पूरे के पूरे टेबल के ऊपर पड़ेगा। अपडेट के केस पे पूरा का पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा और डिलीट के केस पे पूरा का पूरा टेबल का डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक होपफुली आपको तीनों जो क्यूरीज अभी हमने देखी हैं, इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी और डिलीट की क्यूरी, ये समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से काम करती हैं। तो क्लास काफी लंबी हो गई है, इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इसी सेम चैप्टर को फिर नेक्स्ट मतलब
क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।